हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने कल संप्रदायवाद के उदय में मुस्लिम लीग की स्थापना पढ़ लिया है। मैंने कल आपको बताया था कि 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में जो है मुसलमानों का 36 सदस्यों का एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिला था शिमला में, और एक मुस्लिम सभा या राजनीतिक सम्मेलन, मुस्लिम राजनीतिक संस्था की स्थापना का मांग रखा था, और उसके लिए जो है पृथक अधिकार की मांग रखा था लॉर्ड मिंटो से। ये मैंने बताया था। फिर 30 दिसंबर 1906 को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, या मैंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, यह कल मैंने आपको बताया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 30 दिसंबर 1906 को। 1907 को जो है मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग का संविधान तैयार हुआ था। 1907 में मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन हुआ, उसमें जो है मुस्लिम लीग का संविधान तैयार हुआ था। बाकी चर्चा मैं कर ही चुका हूं, इसलिए उस चर्चा को फिर से रिपीट मैं नहीं करूंगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो 1909 में, क्योंकि 1908 में मैंने कल बताया था कि मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन में मुसलमानों ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से यह मांग किया था कि मुसलमानों के लिए जो है पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। ब्रिटिश संसद ने भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया 1909 में, और इस समय जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो 1905 में ही वायसराय बनकर आ गए थे। करजन 1905 में चले गए वापस होके, और वायसराय बनकर मिंटो आ गए। और उस समय भारत सचिव थे मॉर्ले, लॉर्ड मॉर्ले। भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड मॉर्ले। और वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को जो है मॉर्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है, और ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था। इसमें पहली बार फूट डालो और शासन करो का जो है पहली बार जो है एक तरह से जो है लॉर्ड मिंटो ने इस खेल को पहली बार खेला। ऐसे वायसराय कर्जन का भी नाम आता है बंगाल विभाजन के संबंध में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो है अगर दोनों चॉइस में हो, फूट डालो और शासन करो की नीति का खेल सबसे पहले किसने शुरू किया, तो कर्जन भी हो और मिंटो हो, तो आप मिंटो चॉइस में दीजिएगा। ठीक, अगर मिंटो चॉइस में नहीं है तो कर्जन चॉइस में दे दीजिएगा। और सांप्रदायिक आधार पर जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का डिमांड किया गया। अब मुसलमान का जो है संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र नहीं रहेगा, वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र रहेगा। मतलब मुस्लिम जनता ही मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल मुस्लिम का चुनाव कर सकती है। एक तरह से यह जो है हमारे देश में सदियों की जो एकता थी, हिंदू मुस्लिम एकता थी, उसको यह समाप्त कर दिया। इसको जो है यह समाप्त कर दिया। गांधी जी ने कहा 1909 के अधिनियम पर कि इसने हमारा सर्वनाशी कर डाला। गांधी जी ने 1909 के अधिनियम पर कहा कि इसने हमारा तो सर्वनाशी कर डाला। 1909 के अधिनियम के बारे में लॉर्ड मॉर्ले ने मिंटो को एक पत्र लिखा था 1909 के अधिनियम में, जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जा रहा था। तो उसमें यह मांग कहा कि हम जो है ड्रैगन के दांत में बीज बो रहे हैं, इसका फल अच्छा नहीं होगा। लेकिन लॉर्ड मिंटो यहां तो चाह ही रहा था कि फूट डालो और शासन करो की नीति जो है मुसलमानों को भारतीय राष्ट्र से पृथक वर्ग के रूप में एक जो है पहचान दिला दो, ताकि बाद में यह जो है एक अलग राष्ट्र की मांग करने लगे। और हुआ भी यही। तो यह हो गया आपका 1909 का अधिनियम के बारे में जो है कुछ जानकारी।
इधर जो है 1911 में, दिसंबर 1911 में जो है, उस समय वायसराय थे हार्डिंग। वायसराय कौन थे? हार्डिंग। हार्डिंग ने जो है वो घोषणा किया कि जो है अब बंगाल विभाजन को वापस ले लिया जाएगा। बंगाल विभाजन को वापस ले लिया जाएगा और दिल्ली दरबार का आयोजन किया। दिल्ली दरबार का आयोजन किया। यह आयोजन 12 दिसंबर 1911 को किया गया था और इस दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के महाराजा जॉर्ज पंचम आए थे और महारानी मेरी आई थी और यह घोषणा किया गया 12 दिसंबर 1911 को कि जो है बंगाल विभाजन अब वापस ले लिया जाता है और अब राजधानी बंगाल नहीं रहेगा भारत का, ब्रिटिश साम्राज्य का, वो दिल्ली चला जाएगा और 1 अप्रैल 1912 से दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी होगी। यह प्रभावी डेट हुआ। 1 अप्रैल 1912 से 12 दिसंबर 1911 को घोषणा किया गया, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और 1 अप्रैल 1912 से दिल्ली जो है भारत की राजधानी होगी। दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। इसी समय बंगाल विभाजन जब रद्द किया गया तो बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा को अलग करके पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल को एक कर दिया गया, जो 1905 में अलग अलग कर दिया गया था और बंगाल को एक प्रांत बनाया गया। बिहार और उड़ीसा को जो है सम्मिलित रूप से एक प्रांत बनाया गया और उधर आसाम को बनाया गया। आसाम की स्थिति 1874 वाली थी और सिलहट को भी उसमें शामिल कर दिया गया था। बिहार और उड़ीसा फिर से जो है अलग अलग, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जब दिल्ली भारत की राजधानी बन गई तो 23 दिसंबर 1912 को जो है दिल्ली में औपचारिक राजधानी बनने पर जुलूस, भव्य आयोजन हो रहा था, तो उसी में जुलूस एक निकाला गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग जो है चांदनी चौक पर इन पर बम फेंक दिया गया। चांदनी चौक पर, दिल्ली के चांदनी चौक है जो लाल किला के ठीक सामने है, तो वहां पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया गया। लॉर्ड हार्डिंग घायल हो गए इसमें। देखिए, बम फेंकने में नाम फेंके थे रास बिहारी बोस। बम कौन फेंका था? रास बिहारी बोस फेंके थे। देखिए, रास बिहारी बोस क्या किए, बम फेंक के और भाग गए जापान। तो जापान भाग गए तो इस कारण जो है वह एक तरह से इन पर आरोप नहीं लग सका क्योंकि जापान भाग गए। लेकिन इनमें 4 अभियुक्तों को फांसी दे दिया गया। दिल्ली षड्यंत्र का मुकदमा चला। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के कारण दिल्ली षड्यंत्र का मुकदमा चला। क्योंकि रास बिहारी बोस जापान भाग गए, जो बम फेंके थे, तो वो तो बच गए, लेकिन 4 आदमी को फांसी का सजा मिला। उसमें थे अमीर चंद, अवध बिहारी, बसंत विश्वास और बाल मुकुंद। ये 4 आदमी जो है ये चले गए, फांसी मिल गया इनको। और दीनानाथ एक भी अभियुक्त थे, उनको वो बन गए सरकारी गवाह। अमीर चंद, अवध बिहारी, बसंत विश्वास, बाल मुकुंद पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के कारण जो है दिल्ली षड्यंत्र का मुकदमा चला और 4 को फांसी मिल गई। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गए। तो यह हो गया आपका दिल्ली दरबार और उस पर जो भी केस है वह। इसी समय जफर अली थे, वह लाहौर से जमींदार नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे। और एक थे मोहम्मद अली, ये कलकत्ता से कॉमरेड का प्रकाशन करते थे। कॉमरेड का प्रकाशन करते थे। ये दोनों एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुस्लिम समर्थक समाचार पत्र थे। खैर, मुस्लिम लीग पर
जो सैयद अहमद के विचार का शुरुआती क्षण में काफी प्रभाव था, लेकिन बाद में धीमे धीमे मुस्लिम लीग पर जो है वो विचार हटने लगा और मुस्लिम लीग में राष्ट्रवादी विचार धीमे धीमे फैलने लगा। इसी समय एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कांग्रेस के थे, अबुल कलाम आजाद। उन्होंने अल बिलाग नामक समाचार पत्र से युवा मुसलमानों में राष्ट्रवादी भावना फैलाया और इस कारण मुस्लिम युवा भी जो है उनमें राष्ट्रवादी भावना फैली और वो कांग्रेस के थोड़ा सा नजदीक आने लगे। 1913 में कांग्रेस का कराची में भी अधिवेशन हुआ और मुस्लिम लीग का भी कराची में अधिवेशन हुआ। 1913 में कराची में मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन हुआ और कांग्रेस का भी कराची अधिवेशन हुआ, साथ साथ हुआ। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने दोनों ने कहा कि हम जो है स्वशासन के लिए मिलजुल कर आज से काम करेंगे, स्वशासन के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। 1913 की बात है यह। इसी समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1914 में क्या शुरू हो गया? प्रथम वर्ल्ड वार शुरू हो गया, विश्व युद्ध शुरू हो गया। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया तो 1908 में आपको याद होगा कि तिलक को 6 वर्ष की सजा दे दिया गया था और वो चले गए थे मांडले जेल। मांडले जेल में उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा और 6 साल जब 1914 में हो गया तो वापस आ गए। जब वापस आए तो यहाँ प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो तिलक और वहां गांधी जी भी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आ जाते हैं। तिलक और गांधी जी दोनों जो है ब्रिटिश साम्राज्य को जो है प्रथम विश्व युद्ध में साथ देने का वचन दिया और गांव गांव जाके लोगों से कहा कि ब्रिटिश सरकार को धन दो और सैनिक सेवा के लिए लोग यहां से ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट करें। इधर एक चीज और याद रखिएगा कि 1911 में जैसे ही ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी रातों रात जो है वो बन गए ब्रिटिश राष्ट्रभक्त बन गए। तो उन्होंने कहा प्रथम विश्व युद्ध में कि हम जो है भारतीय खून के अंतिम बूंद तक प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देंगे। इधर तो महात्मा गांधी भी साथ दे रहे थे प्रथम विश्व युद्ध में, तिलक भी साथ दे रहे थे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी जो है बंगाल विभाजन जब रद्द हो गया तो अंग्रेजों के समर्थक हो गए और कहें कि प्रथम विश्व युद्ध में हम जो है खून की अंतिम बूंद तक जो है अंग्रेजों का साथ देंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो है कांग्रेस ने जो है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ और भूपेंद्र नाथ बसु जो है इसके कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसमें जो निर्णय लिया गया वह यह था कि अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध में जो है सपोर्ट किया जाए। पहला, इसी 1914 के मद्रास अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस में शामिल हुई थी और तीसरा यह कि मद्रास का गवर्नर था पेटलैंड, यह जो है कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ था। तो पहली बार कोई गवर्नर जो है वह ब्रिटिश सम्मेलन में शामिल हुआ हो वह था पेटलैंड। वह 1914 में जो है पहली बार मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस में शामिल हुआ था। यह हो गया 1914 का मद्रास अधिवेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात। 1914 का जो सम्मेलन हुआ मद्रास में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और उसके अध्यक्षता किए थे भूपेंद्र नाथ बसु। कांग्रेस ने अंग्रेजों को प्रथम विश्व में साथ देने का वचन दिया। मद्रास के गवर्नर पेटलैंड जो है कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार उपस्थित हुए। मतलब कोई गवर्नर पहली बार अगर उपस्थित हुआ है तो वह मद्रास में ही हुआ है और मद्रास के गवर्नर थे पेटलैंड। और एनी बेसेंट पहली बार कांग्रेस में शामिल हुई 1914 में। यह हो गया 1914 तक का। उन्नीस 1915 का अधिवेशन हुआ, वह हुआ बंबई में और लॉर्ड सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो है अध्यक्ष बने।
1916 का अधिवेशन आपको याद ही होगा, लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार बने कांग्रेस के। 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में हुआ था, लॉर्ड सत्येंद्रनाथ सिन्हा इसके अध्यक्ष बने थे। 1916 में लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार जो है इसके अध्यक्ष बने। 1917 में कलकत्ता में हुआ था और एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट जो है पहली महिला थी जो कांग्रेस ने अध्यक्षता की थी। 1918 का विशेष अधिवेशन हुआ था बंबई में और उसके थे सैयद हसन इमाम थे इसके अध्यक्षता। और 1918 में ही दिल्ली में इसका जो वार्षिक अधिवेशन है वह हुआ और मदन मोहन मालवीय इसका अध्यक्षता किए। मदन मोहन मालवीय इसका अध्यक्षता किए। तो प्रथम विश्व युद्ध काल में जो है यह 4 अधिवेशन हुआ और मुस्लिम लीग ने भी जो है अंग्रेजों का साथ देने का वचन दिया। मुस्लिम लीग इसलिए अंग्रेजों का साथ देने का वचन दिया था कि मुस्लिम लीग के जो समस्त मुसलमानों का खलीफा उस समय तुर्की में था। तो तुर्की के खलीफा की अखंडता के लिए मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का साथ दिया। वह यह कि जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसमें 2 गुट बन गया। पहला गुट में थे जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और तुर्की, और दूसरा गुट में थे रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, ये दूसरे गुट में थे। इसको ट्रिपल अलायंस कहा गया। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया के गुट को ट्रिपल अलायंस कहा गया और रूस, इंग्लैंड, फ्रांस के गुट को ट्रिपल इंटेंट कहा गया। तो अब एक तरह से देखा जाए तो इंग्लैंड के विरुद्ध तुर्की खड़ा था क्योंकि तुर्की दूसरे गुट में था। तो नेचुरल बात है कि अगर इंग्लैंड जीतेगा और पहला तुर्की हारेगा तो तुर्की पर अंग्रेज जो है गलत व्यवहार कर सकते हैं। तो भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों का साथ इसलिए दिया था कि ठीक है, तुर्की जो है जर्मनी, इटली के साथ लड़ रहा है, लेकिन आप उसके साथ युद्ध के बाद अच्छा व्यवहार कीजिएगा। इसी सोच के कारण जो है मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ अंग्रेजों प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। तो यही है आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुस्लिम लीग का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिश सरकार के साथ किया गया व्यवहार। अब यह वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूं और इसके आगे का इतिहास जो है अब मैं आपको क्रमशः आगे बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।